नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश दुधानी एडवोकेट आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं प्रॉपर्टी को खरीदते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, प्रॉपर्टी खरीदना एक बहुत ही अहम काम है। जितना देखने में आसान है उतना ही ये मुश्किल काम है। दोस्तों, प्रॉपर्टी लाइफ में आदमी एक बार खरीद पाता है, वो भी बड़ी मुश्किल से, और अगर उसमें भी इसके साथ में अगर कोई धोखाधड़ी हो जाती है तो दोस्तों उस ट्रॉमा से उसे निकलने में काफ़ी वक्त लग जाता है। दोस्तों, इसलिए प्रॉपर्टी को खरीदते समय किन किन बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाह रहा हूँ। दोस्तों, सबसे पहले प्रॉपर्टी खरीदते समय आप किसी भी तरह की जल्दीबाजी ना करें, यानी कि जल्दीबाजी में कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, जिसको कहते हैं टेक योर टाइम। आप अपना समय लें, चाहे वो सेलर हो या फिर ब्रोकर हो। कोई भी अगर जल्दीबाजी दिखाता हो तो आप उसकी जल्दीबाजी में बिल्कुल ना आएँ। दूसरी बात दोस्तों, जब भी आप कोई प्रॉपर्टी खरीदें तो उस प्रॉपर्टी का फिजिकल वेरिफिकेशन ज़रूर करें, यानी कि प्रॉपर्टी जहां पर स्थित है उस जगह जाके उस प्रॉपर्टी का मुआयना ज़रूर करें। मुआयने से मेरा मतलब ये है कि अगर कोई प्लाट है तो उसकी पूरी एरिया विड्थ यानी लंबाई चौड़ाई पूरा उसका देखें। अगर कोई मकान या दुकान है तो फिजिकली वेरीफाई करें कि जो चीज़ वो बता रहा है डीलर वही चीज़ है या नहीं। उसके अलावा दोस्तों, अगर आप वहाँ फिजिकली जाते हैं तो आस पड़ोस में जो रहने वाले लोग हैं उनसे भी संपर्क करके इस बात की तहकीकात कर सकते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी आप खरीदने जा रहे हैं उसमें किसी तरह का डिस्प्यूट तो नहीं है। उसके बाद दोस्तों, जब आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में संतुष्टि मिल जाए तो उसके बाद में आप दूसरा काम ये करें कि उस प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर देखें। ज़रूर देखने का मतलब ये है कि उन डॉक्यूमेंट्स को ओरिजिनल तो देखें ही, साथ में उसकी जो पिछली चेन है उन डॉक्यूमेंट्स को भी देखें, और उसके अलावा उन डॉक्यूमेंट्स की आप फ़ोटोकॉपी ज़रूर ले लें। चाहे आपको उन डॉक्यूमेंट्स को लेने की एवज़ में ब्रोकर को या सेलर को कुछ एडवांस देना भी पड़े तो आप उसको दे के उन डॉक्यूमेंट्स को ज़रूर प्राप्त कर लें। अब दोस्तों, जब आप उन्हें डॉक्यूमेंट्स प्राप्त कर लिए तो फिर आपके पास में रेमेडी ये बच जाती है कि आप उन डॉक्यूमेंट्स को ले जाके जहां पर आपकी रजिस्ट्री होनी है, यानी जिस रजिस्ट्रार ऑफिस के अंतर्गत ये रजिस्ट्री होनी है, वहां से आप जो है चाहे वहां के जो कंसर्न्ड एडवोकेट्स होते हैं उनसे मिलके या फिर वहां पर जो ब्रोकर काम करते हैं उनसे मिलके आप उन डॉक्यूमेंट्स की फ़ाइल को चेक करें। अगर फाइल में वही डॉक्यूमेंट मौजूद हैं तो दोस्तों फिर आपको एक स्टेज आपने पार कर ली। अब दोस्तों, जब आपने वो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर लिए, जो डॉक्यूमेंट्स आपको दिए गए हैं वही फाइल में लगे हैं, तो फिर आपका जो नेक्स्ट स्टेप है वो ये है कि आप उस प्रॉपर्टी के बारे में MCD, अगर आप नगर पालिका क्षेत्र में नहीं हैं तो MCD म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है शहरों में और नगर पालिका है, तो अगर आप वहाँ जाएँ और वहाँ आप सबसे पहले ये पता करें कि ये जो प्रॉपर्टी है इसमें रिकॉर्ड में नाम किसका है, और अगर वो प्रॉपर्टी वहाँ पर किसी भी तरह से लाल निशान में आती है, यानी वो एनक्रोचमेंट में आती है या नक्शे में नहीं है और तोड़ने के उसमें लगा हुआ है उसका निशान, तो दोस्तों वैसी प्रॉपर्टी बिल्कुल ना खरीदें। अब अगर आपको वहाँ से भी ये तसल्ली हो जाती है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं वो किसी लाल निशान में नहीं आ रही है, यानी कि वो तोड़ने के अंतर्गत नहीं है, तो दोस्तों उसके बाद भी आप एक स्टेज और करें। वो ये है कि आप किसी भी नेशनलाइज्ड बैंक में जाएं और अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा के ये कहें कि हमें इस डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में ये प्रॉपर्टी पे लोन लेना है। दोस्तों, वहाँ नेशनलाइज्ड बैंक वाले क्या करते हैं, आपकी एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं और उस फाइल के एवज़ में आपसे कुछ नॉमिनल चार्जेस लेते हैं। हो सकता है वो 5,000 हो, 7,000 हो, 10,000 से ज़्यादा के चार्जेस नहीं होते। दोस्तों, उन चार्जेस को देने के बाद में जो बैंक है वो अपने लेवल पे उस पूरी प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करवाती है। वो इसलिए करवाती है क्योंकि उन्हें उस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन देना है और वो पूरी तरह से कंफर्म होना चाहती है कि प्रॉपर्टी किसी तरह से डिस्प्यूटेड या अनऑथोराइज या इनक्रोच्ड तो नहीं है। उस कंडीशन में वो अपने जो पैनल के एडवोकेट्स होते हैं उनके लेवल पे उस प्रॉपर्टी की पूरी तहकीकात कराती है। दोस्तों, जब पूरी प्रॉपर्टी की वो तहकीकात हो जाती है और उसके बाद में वो आपको बताते हैं कि ये प्रॉपर्टी जेन्युइन है, अब हम आपको इसके ऊपर लोन दे सकते हैं।
यहाँ दोस्तों अगर आपको लोन लेना हो तो आप फर्दर आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको लोन नहीं लेना तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स वापस ले सकते हैं। जो नॉमिनल चार्जेस उनके फाइल के थे वो आपने दे दिए हैं। अब दोस्तों आपका आता है बयाना, यानी कि टोकन या एडवांस जिसको कहते हैं। दोस्तों टोकन या एडवांस देते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप ये जो अमाउंट है वो चेक से ही दें, यानी आपका बैंक ट्रांसफ़र होना चाहिए, चाहे वो आरटीजीएस हो जाए, एनईएफटी हो या फिर बैंक के थ्रू हो। और बयाना देने के बाद में जो आप सेल एग्रीमेंट करते हैं, उस सेल एग्रीमेंट में सारी चीज़ों का ब्यौरा पूरी ढंग से आना चाहिए प्रॉपर्टी का। और साथ में दोस्तों एक क्लॉज ज़रूर डाल देना चाहिए उसमें कि अगर प्रॉपर्टी खरीदने के बाद उस प्रॉपर्टी पे किसी तरह के ड्यूज़ अगर आते हैं तो वो सारे ड्यूज़ का जो लायबिलिटी है वो सेलर की होगी, बायर की या परचेजर की किसी तरह की कोई लायबिलिटी नहीं है। और अगर वो सेलर नहीं देता है तो आप जो है उसमें ये क्लॉज डाल दें कि आप जो है सिविल सूट डाल के वो अमाउंट आप रिकवर कर सकते हैं। और एक साथ में पेनल्टी का क्लॉज और डाल दें ताकि जो बायर है वो सेफ हो सके, यानी जब कोई केस डाले तो पेनल्टी के क्लॉज का जो अमाउंट है वो अमाउंट भी रिकवर होने लायक हो सके। तो दोस्तों उसके बाद में जब सेल एग्रीमेंट बन जाता है फिर आता है सेल डीड की बारी। जब सेल डीड कराते हैं तो आप सेल डीड कराते समय रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाते हैं, बाकायदा वहाँ पे फ़ोटो होती है और जो विटनेस होते हैं उनकी भी फ़ोटोज़ होती है। अगर रजिस्ट्रार के ऑफिस में ये सारा काम जेन्युइनली हो रहा है, फ़ोटो के सहित हो रहा है, तो आप ये मान सकते हैं कि आपने भी जो प्रॉपर्टी खरीदी है वो जेन्युइन है, उसमें किसी तरह की कोई डिस्प्यूट नहीं है, क्योंकि आपने प्रीवियसली सारी जो मैंने बातें बताई थी वो तहकीकात करने के बाद ही आज आप इस स्टेज पे आए हैं। और वो भी रजिस्ट्रार के सामने फ़ोटो हो रही है, विद विटनेस है, और जो सेलर है वो भी वहाँ पे मौजूद है। एक बात दोस्तों और कहना चाहूँगा कि कभी भी सेल एग्रीमेंट तक ही ना रुकें। सेल एग्रीमेंट होने के बाद में सेल डीड ज़रूर कराएं और नोटरी के ऊपर में कभी कोई प्रॉपर्टी ना खरीदें, क्योंकि नोटरी के ऊपर में खरीदी हुई प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, लीगल नहीं है। हाँ, अगर आपने नोटरी पे प्रॉपर्टी खरीदी है और आपने जो स्टैंप ड्यूटी है रजिस्ट्रार ऑफिस में दे दी है और पावर ऑफ अटर्नी को भी आपने रजिस्टर्ड करवाया है विद फुल अमाउंट देने के बाद में, और आपने स्टैंप ड्यूटी दी है, जो भी ड्यूटी वहाँ पे उस समय एप्लीकेबल है, तो दोस्तों वो आपकी प्रॉपर्टी खरीदी हुई नोटरी पे भी वैलिड हो जाएगी। लेकिन अगर आपने सिंपली एक स्टैंप पेपर लगा के और नोटरी से अटैच करा लिया है और फिर वो प्रॉपर्टी आप सोच रहे हैं कि आप उसके मालिक हो गए, ऐसा नहीं है। वहाँ पर आपको जो है प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, चाहे आप लीगल केस कर लेंगे उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्रार ऑफिस में है वो अभी भी सेलर के नाम बोल रही है, वहाँ पे आपका नाम नहीं चढ़ा है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि किसी भी प्रॉपर्टी को खरीदने से पहले आप किन किन बातों का ध्यान रखें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।